सभी साथियों को जोहार, जय मूल्यवासी। साथियों, आज मैं बहुत ही खास बिंदुओं को लेकर के आप लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए आया। और चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से यह आग्रह करूंगा साथियों कि अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा लगातार 48 सालों से लोगों के बीच में जन जागरण का काम कर रहा है। आज मैं लगातार 48 सालों का हिसाब करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं साथियों कि लगातार ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम मूल निवासी विचारधारा के लोग अपने घरों में बैठ करके आराम कर रहे हैं। मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने अपने कैडर में हम लोगों को ये बताया है कि युद्ध रोज दिन नहीं होता है, लेकिन तैयारी रोज दिन करनी होती है। हमारे लोग जैसे ही ये आचार संहिता शुरू हुआ अपने अपने घरों में दुबक के बैठ गए। कहीं पर कोई सुनगुनी नहीं है। सारे लोग सोच रहे हैं आचार संहिता में हमारे ऊपर में कार्रवाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे लोग लगातार ये सोच में पड़ गए और अपने अपने घरों में बैठ गए। लेकिन अपने अपने घरों में बैठ गए ये मुद्दा नहीं है साथियों। हमारे लोग जिस विचारधारा का लगातार प्रचार और प्रसार करना चाहिए उस विचारधारा को ताला लगा करके बैठ गए, ये बड़ी बात है। ज्योतिबा फुले अपने लेख में उन्होंने कहा कि क्रांति की ज्योति निरंतर जलनी चाहिए। हमारे लोग आचार संहिता लागू हुआ, चुपचाप हो गए, अपने घरों में पड़े। साथियों, ये जो आचार संहिता है ये राजनीतिक पार्टियों के लिए है और ये आचार संहिता हमारे मौलिक अधिकार को खत्म नहीं कर सकती। आचार संहिता का मतलब हमारे मौलिक अधिकार को खत्म करना नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा आचार संहिता लागू होने के बाद भी भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब एक दिन अपने घर पर नहीं रहे, किसी एक जगह नहीं रुके। लगातार और लगातार जो मूल निवासी विचारधारा है उसका प्रचार और प्रसार कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व काम कर रहा है और जो उसके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वे लोग अपने घरों में बैठे हैं। हम लोगों को सोचना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। हम लोगों को घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है, लोगों के बीच में रहने की आवश्यकता है। आरएसएस की जो विचारधारा है साथियों, लगातार 1925 से लेकर के अब तक लगातार काम कर रही है। पूरे देश में लगभग उनकी विचारधारा प्रस्थापित हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे लोग काम कर रहे हैं। ये लंबे समय का परिणाम है कि वे आज देश की सत्ता में बैठे हैं और हमारे लोग एक दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा काम करके ये सोच रहे हैं कि परिवर्तन आएगा। परिवर्तन नहीं आएगा साथियों। परिवर्तन आएगा तो यानी फील्ड में रहने से परिवर्तन आएगा, समाज में दौरा करने से परिवर्तन आएगा, लोगों के बीच में रहने से परिवर्तन आएगा, विचारधारा का प्रचार प्रसार करने से परिवर्तन आएगा। अपने घर में बैठने से परिवर्तन नहीं होने वाला है। साथियों, दूसरी बात मैं आप लोगों के बीच में यह कहना चाहता हूं कि वे लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारे लोग घरों में बैठे हैं।
हम लोग सफल नहीं होंगे साथियों। बोलना और करना ये हम लोगों का अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं तो हम लोगों को करना जरूरी है, और करने के लिए हम लोगों को घर से निकलना जरूरी है। हमारे लोग इस आशा में रहते हैं कि कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा, लेकिन कौन आएगा? हमारे लोग इतने जाहिल और गंवार बनते जा रहे हैं। पढ़ने लिखने में वे लोग दूर होते जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई या हमारे जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा का कोई स्टडी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। कब सुधरेंगे हमारे लोग? बाबा साहब ने कहा था एक दिन ऐसा समय आएगा जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और जागरूक होंगे तो इन सारी चीजों को समझेंगे। आज यानी संविधान लागू होने के इतने साल बीत गए, 70-75 साल बीत गए, और 70-75 साल के बाद भी हमारे लोग पढ़ लिख करके अंधभक्त बन गए। उनका ब्रेन वॉश हो चुका है, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं है। साथियों, बाबा साहब को इस दिन का डर था कि मेरे लोग अगर संविधान का उपयोग और प्रयोग करते हुए ज्ञान विज्ञान के लिए अपने दिमाग का उपयोग करेंगे, तर्क वितर्क करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करेंगे, तो हो सके परिवर्तन आएगा। लेकिन हमारे लोग तर्क वितर्क करने में सक्षम नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई करने में सक्षम नहीं हैं, ज्ञान विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए सक्षम नहीं है। तो 70-75 साल बाबा साहब के संविधान के हो गए, तो क्या परिवर्तन आया? आज भी हम लोग 5 किलो राशन की दुकान पर हम लोग लाइन लगाने के लिए मजबूर हो गए। अगर हमारे पास में बुद्धि होता तो हम लोग अपने मान सम्मान से हम लोग अपना जीवन यापन करने के लिए हम लोग काम करते, और काम करने के बाद में उससे हम लोग अपना जीवन चलाते। लेकिन आज हमारा मान सम्मान कहां पर है? संविधान लागू होने के 75 साल के बाद भी 80 करोड़ लोग राशन की दुकान में 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। कांग्रेस आती है, वो कहती है मैं 1 रुपये किलो चावल दूंगा, 2 रुपये किलो चावल दूंगा। बीजेपी आती है, वो 2 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो चावल देती है, 5 किलो राशन देती है। हम लोग 5 किलो चावल के लिए, 5 किलो राशन के लिए हम लोग अपना जमीर मार देते हैं। अपने मान सम्मान की परवाह किए बिना हम लोग झोला लेकर के राशन की दुकान पर हैं। हमारा क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? हम तो अभी 5 किलो चावल के लिए हम लोग लाइन लगाए हैं। आने वाले समय में हमारे बच्चे भी 5 किलो चावल के लिए लाइन में खड़े रहेंगे। 5 किलो अनाज मिल रही है, हम लोगों को विकास महसूस होता है, विकास लगता है। जैसे तैसे पेट चल रहा है, जीने के लिए जी रहे हैं, जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं। अपने जमीर को जगाना होगा साथियों। हम लोगों को ज्ञान विज्ञान चाहिए, तर्क वितर्क करने की जरूरत है। जब हम लोग ज्ञान विज्ञान में आगे बढ़ेंगे, अपने मान सम्मान को जागृत करेंगे, तो हम लोग हो सके आने वाले समय में शासन करती जमात बन सकते हैं। अपने जो अधिकार हैं उसके लिए हम लोग बातचीत कर सकते हैं। बिरसा मुंडा ने कहा था, अगर तुम्हारा जमीर जिंदा नहीं है तो तुम लोग अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा पाओगे। आज पूरे देश में देखिए, हमारे ही लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है,
उनके ऊपर में पेशाब किया जा रहा है, बहन बेटियों के ऊपर में हाथ डाला जा रहा है। क्या है हमारे पास? हमारा जमीर ही जिंदा नहीं है तो हम लोग लड़ेंगे कैसे? ऐसे तो नहीं थे हमारे पुरखे। अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए उन्होंने जान की बाजी लगा दी। आज हमारे लोग, अरे गलती किया था होगा इसीलिए मार खाया, अरे हमारा क्या है, ऐसे ही बोल बोल करके हमारे समाज का सत्यानाश कर रहे हैं। अभी वर्तमान में देखिएगा कि ब्राह्मणवादी जो ताकतें हैं वे हमारे एससी के ऊपर में, एसटी के ऊपर में, ओबीसी के ऊपर में, माइनॉरिटीज के ऊपर में एट्रोसिटीज करेंगी, मारपीट करेंगे और हमारे लोग अपने घरों में दुबक के बैठे रहेंगे। अपने आप को जागरूक बताने वाले लोग भी अपने घरों में बैठे रहेंगे। पढ़ लिख करके ये सोच रहे हैं कि मेरा क्या है। साथियों, ये जो सिचुएशन है साथियों, बहुत ही बुरा होने वाला है। अगर किसी भी शोषित पीड़ित को अगर देखिए, पूछिए उनको कि आपकी सरकार कौन सी है, तो वो बोलेगा बीजेपी की सरकार है। कुछ लोगों को पूछेगा आपका सरकार कौन सा है, तो वो बोलेगा कांग्रेस की सरकार है। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग या तो कांग्रेस को वोट करते हैं या बीजेपी को वोट करते हैं। एससी एसटी ओबीसी के लोग कांग्रेस और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उन्हीं के ऊपर में अगर जब भी कोई अन्याय करता है, अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है, उस समय एससी एसटी ओबीसी के लोग आवाज उठाइए कि कांग्रेस वाले आ जाओ, मेरे ऊपर में अन्याय हो रहा है, बीजेपी वाले आ जाओ, मेरा अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी कभी भी आपके साथ में नहीं रहेगा साथियों। अगर आपस में लड़ाना है तो एक तरफ हिंदू को बांटना होगा, एक तरफ क्रिश्चियन को रखना होगा, उनको आपस में बैठने से रोकना होगा। इसी एजेंडे पर ये लोग काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि क्रिश्चियनों से मेरा नाता रहा है, रिश्ता रहा है, लेकिन क्रिश्चियनों के ऊपर में जो अन्याय और अत्याचार होता है तो नरेंद्र मोदी का एक भी बयान नहीं आता है। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी देखिए, जैसे ही माननीय विष्णुदेव साय की सरकार बनी, क्रिश्चियन के जो फादर्स एंड सिस्टर्स हैं उनके द्वारा उन्हें सम्मान किया गया, उन्हें फूल दिया गया, उन्हें गुलदस्ता दिया गया, उन्हें हार पहनाया गया। सारे के सारे चीज में क्रिश्चियन उनके साथ में रहे। लेकिन जैसे ही क्रिश्चियनों के ऊपर में अन्याय और अत्याचार होगा तो सरकार के पास में अगर आप लोग एक लेटर भी भेजेंगे, एक शिकायत भी भेजेंगे, उस शिकायत का निराकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें केवल और केवल वोट बैंक के रूप में समझा जाता है। मैं आज आप सभी पब्लिकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, ये केवल हमें यूज करने का काम करती है, उपयोग करती है। जैसे ही वे लोग चुनाव को जीतते हैं, हम लोगों का जो वैल्यू है वो खत्म हो जाता है और हम लोग अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए कभी इसके पास जाते हैं, कभी उसके पास जाते हैं। कभी इसके पास कभी उसके पास जाने से हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है।
मैं आज आप लोगों को यह बताना चाहता हूं साथियों, आप लोगों ने सुना होगा शेर का शिकार नहीं होता है, बकरे का शिकार होता है। ये शेर और बकरा, अगर आप लोग ताकतवर होंगे तो आप लोगों का यानी शिकार नहीं होगा। अगर आप लोग अपना ताकत को नहीं बढ़ाएंगे तो इसी बकरे की भांति आप लोगों का शिकार किया जाएगा, आप लोगों का शोषण किया जाएगा। साथियों, ये जो शोषित पीड़ित लोग हैं उन्हीं का संगठन भारत मुक्ति मोर्चा है। लगातार 5000 सालों से हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग शोषित और पीड़ित हैं, और शोषित और पीड़ितों का जो संगठन है वो है भारत मुक्ति मोर्चा। मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग भारत मुक्ति मोर्चा में जुड़िए। भारत मुक्ति मोर्चा जब अपने ताकत का उपयोग और प्रयोग करता है, सारे जगह साइलेंट हो जाते हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन देखे होंगे। 6 अक्टूबर को पिछले बार माननीय वामन मेश्राम के नेतृत्व में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर महामोर्चा हुआ था। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये आकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने लोगों को, आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। कांग्रेस बीजेपी के लोग आपके अधिकार के लिए कभी आवाज नहीं उठाएंगे। आवाज तो उठाएगा तो केवल और केवल भारत मुक्ति मोर्चा ही उठाएगा। मैं आप लोगों से यह आग्रह करता हूं कि जितना जल्दी हो सके भारत मुक्ति मोर्चा में जुड़ जाइए। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज नहीं आओगे कोई दिक्कत नहीं, कल आओगे। कल नहीं आओगे कोई दिक्कत नहीं है, परसों आओगे। आना तो पड़ेगा। हमारी बात से या मनुवादियों की लात से आपको आना तो पड़ेगा, और मैं इंतजार करता रहूंगा आपके आने का। आप लोग कब आते हो, डिसीजन आपको लेना है।